तो मेरी आंख एक्चुअली खुली ही वतन के साथ शदीद मोहब्बत के साथ है। क्या बात है सर। और ये मेरी ज़िंदगी में ना एक बहुत ही बड़ा इसका इम्पैक्ट है, और उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है कि जो आपके एक जो डेवलपिंग ईयर्स होते हैं ना, तो हम्म। उसमें मीडिया भी, जो भी मीडिया, रेडियो रेडियो था मीडिया, सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिया। खाने को कुछ नहीं मिलता, हमें तो कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है, हमारे तो हालात इस किस्म के हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के साथ उम्मत का रोशन मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, मगर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर उसकी वजह यह है कि जानवर जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को फितरी तरीके से गुजारते हैं, हम्म। जिसमें एक बात है खाना पीना, दूसरी बात यह है कि उनका सोने जागने का पैटर्न। हम्म। कि आप बात कर रहे हैं ना कि जो बहुत एंजाइटी में चली जाती है, जिसको बहुत परेशानी है, और उसको बगैर वजह के फजूल फजूल ख्यालात आते रहते हैं, उलटती रहती है, उसके लिए चेंज होने का सिर्फ एक उसूल है। लेकिन अगर आप कलेक्टिवली देखें ना, तो आपको 13 साल की बच्ची, यहाँ 13 साल की बच्ची बैठी हो, तो वो एक संजीदा शख्सियत के तौर पर यहाँ बैठी होगी। वो बहुत एहतियात करेगी कि वो अपने कैसे बैठी है, उसने टांगे कैसे रखी हैं, अब आपके सामने कैसे बैठी है। हम्म। उसकी आंखों के अंदर एक परख होगी, वो पहचान सकेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सब लोग? खैरियत से हैं? तो दोस्तों, आज जो है ना, हम एक ऐसी शख्सियत के सामने जो है ना वो बैठे हुए हैं, साथ बैठे हुए हैं, जो कि लिटरली ख्वाब था जिनको हम देखते थे कि हम ना सर के साथ एक नशिस्त करें। उनका तारफ़ देना तो खैर मैं नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूँ कि उनका तारफ़ करूँ। उनका नाम ही माशाल्लाह इतना बड़ा है, प्रोफ़ेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए सर। आपका बहुत शुक्रिया, आप लाहौर से तशरीफ लाए ऑल द वे, थैंक यू वेरी मच। सर, स्टार्ट करते हैं सर इससे कि आप सर माशाल्लाह से प्रैक्टिशनर डॉक्टर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर, तो हम हमेशा से ही आपको देखते आ रहे हैं। तो सर बताएंगे अपने बचपन के बारे में, कहाँ सर गुजरा, कैसे? क्योंकि सर हमारे यहाँ जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वो अच्छी खासी मुश्किल है। ड्रीम तो हम्म, है हर एक का, लेकिन साथ में मुश्किल ही है। तो सर ये कैसे सफ़र, बचपन वाले साहब क्या करते थे? तो जी अपने सफ़र के बारे में सर थोड़ा सा। जी ज़रूर। ऐसा है कि मैं पैदा हुआ था हारूनाबाद में। सही सही। हारूनाबाद में मेरे ननिहाल रहते थे, हम्म। और मैं वालदैन का पहला बेटा था। सही सर। तो हमारे यहाँ जब पहला बच्चा है ना, वो उसकी पैदाइश ननिहाल के घर होती हाँ जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि मेरे वाले साहब उस वक्त लाहौर में काम करते थे, जी जी। और मेरी वालदा का जो जच्चगी का प्रोसेस था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। ओह! तो लेकिन पता नहीं क्यों वो लाहौर छोड़ के, तो उन्होंने वो वहाँ हारूनाबाद में थे। सही, सही, सही। तो वहाँ भी मैं सी सेक्शन से पैदा हुआ, क्योंकि उस वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशन उनको हो गई थी। ठीक, ठीक, ठीक। तो बहरहाल, लेकिन उसके बाद जब मैंने होश संभाला तो हम मुल्तान में थे, मेरे वाले साहब सरकारी मुलाजमत में थे, सही, सही, सही। महकमा जंगलात में। तो मुल्तान में थे, और जो मुझे जो अपनी होश की जो पहली बात याद है ना, वो 1965 की जंग है। अच्छा। मैं 1961 में पैदा हुआ था, और 1965 में जंग लगी थी, तो मैं 4 साल का था। तो तकरीबन 4 साल के बच्चे को ना थोड़ा थोड़ा याद होता है। हाँ जी, वो। और वो जो एक्सपीरियंसेस थे, वो चूंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सपीरियंसेस थे ना, कि हुँ। सायरन बज रहा है, और पूरे घर के अंदर जितने रोशनदान हैं, हुकूमत की तरफ से ऑर्डर था कि उनको काला कर लिया जाए, फिर हुँ। बत्ती नहीं जल सकती। फिर आके लोग आते थे जो सिखाते थे कि घर में खंदक कैसे खोदनी है। तो हुँ। एल शेप्ड खंदक होती थी, वो खुदी अच्छा, होती अच्छा, थी, अच्छा। जो एक तरफ से कम और एक तरफ से, तो फिर जूं ही सायरन बजता था, तो उसमें दरियाँ हमारी वालदा ने बिछाई होती थी, तो फिर हम उस खंदक में घुस जाया करते थे। अब ये अच्छा। नौजवानों को ये तजुर्बा नहीं हुआ होगा। हाँ, नहीं, नहीं सर। तो अब ज़ाहिर है ये बहुत एक इंटेंस तजुर्बा था जो कि होता था, खौफ, ऊपर से जहाज गुजरते थे। हुँ। तो और उसके साथ फिर ये है कि एक और इसका एक बड़ा खुशगवार पहलू था कि उसके साथ कौमी तराने बजते थे। हुँ। तो वो कौमी तराने जो आप लोग सुनते हैं कि मेरे टोल सिपाहिया तैनूं रब दियां रखा, सही, सही, सही। और ए वतन हम हैं तेरी शम्मा के परवानों में, हुँ। और जाग उठा है सारा वतन, तो हुँ। ये वाले वो जो नगमे हैं ना, ए पुत्तर हटांदे नहीं विकदे। ये ना हमारे लिए लोरियां थी। सही, सही, सही। तो मेरी जब आंख खुली है ना, तो मेरी आंख एक्चुअली खुली ही वतन के साथ शदीद मोहब्बत के साथ है। क्या बात है सर। और ये मेरी ज़िंदगी में ना एक बहुत ही बड़ा इसका इम्पैक्ट है, और उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है कि जो आपके एक जो डेवलपिंग ईयर्स होते हैं ना, तो हुँ। उसमें मीडिया भी, जो भी मीडिया, रेडियो रेडियो था मीडिया, सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिया। तो रेडियो भी, घर में भी, हर जगह पर वतन से मोहब्बत,
और क्योंकि जंग लगी हुई थी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे अपने सिपाहियों के साथ मोहब्बत, हमारे फौजियों से मोहब्बत, घरों के अंदर दादा दादी की तस्वीर लगी हो या ना लगी हुई हो, मेजर राजा अजीज भट्टी की तस्वीर ज़रूर लगी लगी होती हैं। थी। सही, सही। सरवर शहीद, तुफैल शहीद, ये 3 लोग थे जिनको हुँ, निशान हैदर मिला हुआ था, और हुँ, फिर हुँ। राशिद मिन्हाज उससे बाद में मिला था। जी, 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 तो जी। मैं अक्सर घरों के अंदर ये तस्वीरें लगी होती थी हुँ, 3, हुँ, ये हुँ। इज्जत होती थी यानी इन तमाम मुजाहिदों की और साथियों की। बिल्कुल। तो बहरहाल मेरा बचपन वहाँ गुज़रा, फिर मैं क्लास 2 तक बस वहाँ तक पढ़ा। हुँ, हुँ, फिर हुँ। मेरे वालिद साहब का ट्रांसफ़र हो गया, पहले 1 साल लाहौर, सही है। फिर इस्लामाबाद। ठीक, ठीक। और वो फिर उनको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई इम्तिहान पास किया था। तो मैं तो ब्यूरोक्रेट्स में। बहुत छोटा था, तो बस वो हम इस्लामाबाद चले गए। बस फिर हम इस्लामाबाद रहे, और मैं फिर एफएससी तक इस्लामाबाद में रहा। सही, सही। तो वहाँ फेडरल गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 जो था, वो बहुत ही एक आलीशान और एक मशहूर स्कूल था। हुँ, हुँ। जैसे होते हैं ना, ये एचिसन कॉलेज है, जी, सादिक जी, जी, पब्लिक जी। स्कूल है, कुछ स्कूल हैं बड़े मशहूर होते हैं। जी, जी। तो इस्लामाबाद के मशहूर स्कूलों में से वो था फेडरल गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1। और उसमें से बड़े-बड़े लोग, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम का कप्तान जो था वो हमारे स्कूल का था। हुँ, हुँ, हुँ। पाकिस्तान की इंजीनियरिंग काउंसिल का जो चेयरमैन रहा वो मेरा क्लास फेलो था। हमारी अपनी क्लास में मतलब 2, एक मैं और एक और हमारा दोस्त, हम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, 3 ब्रिगेडियर थे हमारी 34 लोगों की क्लासों में, सही, ये सही। इस तरह से थे। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल था। तो बहुत ही मैं खुशकिस्मत हूँ कि उस स्कूल से मैं पढ़ा। और वहाँ मतलब 8वीं 9वीं जमात के अंदर हमारी जो डिस्कशंस होती थीं वो बाकायदा मिर्ज़ा गालिब पे होती थीं, मीर पे होती थीं। क्या बात है सर! और 1971 में मैं 6ठी जमात में पढ़ता था, सही, जब सही। सुकूत ढाका हुआ है। जी, जी। तो उसके कोई 15-20 दिन के बाद हमारे स्कूल में डिबेट हुई थी, जिसमें 9वीं जमात के स्टूडेंट और 10वीं जमात के स्टूडेंट और टीचर बैठे थे, हुँ, और हुँ। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मशरकी पाकिस्तान हमसे क्यों जुदा हुआ। और सही इस है। लेवल की डिस्कशन स्कूल में हो रही थी। क्या बात है सर! तो ये तालीमी मेयार था उसमें, तो वहाँ से फिर मैंने मैट्रिक किया, और फिर मैंने वहीं फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज नंबर 1 से एफएससी किया। हुँ, फिर हुँ, हुँ। उसमें जब वो मेरिट बना, तो हमारा चूँकि शुरू में मुल्तान में घर था, तो हमारा ख़्वाहिश था कि हम अपने घर वापस आएँ, तो हाँ निश्तर जी, मेडिकल निश्चित में कॉलेज, सही। वहाँ दाखिला हो गया। फिर मैं वहाँ पढ़ा, तो बचपन तो ख़त्म हो गया यहाँ। तो सर तो ये ऐसे जैसे आपने ये सारी कहानी बताई, तो ये शुरू से शौक था कि मैं डॉक्टर बनूँगा, जैसे होता है बचपन से कोई कहता है मैं फौजी बनूँगा, जी। कोई तो या असल में मेरे साथ जो है ना, चीज़ें ऑटोमैटिक खुद ही होती ही गईं। तो ये ज़हन में तो था कि बेटे ने डॉक्टर बनना है। हुँ, हुँ। तो लेकिन ये कि मैं बहुत सहूलत से जब मैट्रिक किया, तो मैंने अपनी क्लास में टॉप किया था प्री मेडिकल ग्रुप के अंदर। सही, सही, सही। प्री इंजीनियरिंग में और हमारे एक दोस्त थे कमाल अत्तर, उसने किया था प्री मेडिकल। तो अब ऑब्वियसली साथ ही कॉलेज में दाखिला ले लिया। हुँ, तो हुँ। कॉलेज में जब दाखिला लिया, तो कॉलेज में मेरा रोल नंबर 1 था। अच्छा, अच्छा। कॉलेज के अंदर। हुँ, तो हुँ। वहाँ जब रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट में मेरे इतने नंबर थे कि मुझे आराम से दाखिला निश्तर में मिल, मैं ख़्वाहिश ही निश्तर में दाखिला लेने की सही, थी। सही, सही। तो आराम से दाखिला मिल गया बगैर किसी दिक्कत के। उस हुँ, ज़माने में ये एमडी कैट वगैरह तो नहीं होता था। तो अच्छा। बस फिर निश्तर में दाखिल हो गया। फिर वो निश्तर में पढ़े, फिर उसके आगे फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का लंबा सफ़र है, वो सारा किया। सही, सही, सही। चलिए सर वो आपकी बड़ी खूबसूरत सी जर्नी है। तो सर ये फिर कैसे यूट्यूब में सर कैसे आना हुआ? ये इत्तेफ़ाक से हुआ या फिर कोई प्लान था इसका? हाँ, ये बात मैं मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ कि मैं असल में शुरू से ही टीचर तो था ना। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं यहाँ आपको, जैसे आपके इल्म में ही है कि मैं यहाँ से रिटायर हुआ हूँ कायदे-आज़म मेडिकल जी, जी, कॉलेज जी। से एज़ अ प्रिंसिपल, जी, जी। और मैं सर्जरी का उस्ताद था, सर्जरी पढ़ाता था। तो ना सिर्फ़ ये कि मैं सर्जरी पढ़ाता था अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स हुँ, को, हुँ, हुँ। बल्कि मैंने मास्टर्स इन मेडिकल एजुकेशन भी किया था। सही, तो सही। वो लोग जो सीनियर प्रोफ़ेसर होते हैं ना, तमाम पाकिस्तान के तमाम कॉलेजों के सीनियर प्रोफ़ेसर हाँ जी, होते हैं। हाँ जी, हाँ। जिस तरह कोई बीए करे तो उसको बीएड करना पड़ता है ना, तो जिस तरह किसी ने एफआरसीएस या एफसीपीएस कर लिया, तो उससे वो अच्छा सर्जन तो है, हाँ, मगर हाँ। क्या वो अच्छा टीचर है कि नहीं? तो वो उसके तो लिए एक एजुकेशन की डिग्री थी, तो वो मैंने हुँ, मास्टर्स किया था। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं उस कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन में वो भी पढ़ाता था। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें उसके साथ वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी और सारी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, लीडरशिप क्या होती है, लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं, फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। इस तरह की सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, इन सारों का ताल्लुक ही एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ है, बिल्कुल। और यानी इंसान के ज़हन की डेवलपमेंट और लर्निंग के साथ है। तो ये मैं बहुत अरसे से पढ़ा रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। तो बस वो पढ़ाते-पढ़ाते फिर अचानक एक यूट्यूब आया, तो ऐसे हमारे हमारे मेरा मेरे मेरा पीए था लड़का, हुँ, हुँ। तो उसने एक दफ़ा मेरी वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें डाल दी। वो फिर बस वहाँ से चलना शुरू हो गया सिलसिला। वो अजीब, वो उस वीडियो का नाम है लर्निंग हाउ टू लर्न।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप देखेंगे ना वो एक्चुअली शुरू वाली, वो हाँ। उसमें ना वो अजीब वो थी कि विद इन 1 वीक ना उसके हमारे सब्सक्राइबर ना जैसे 100-200 सब्सक्राइबर, क्योंकि हुँ। यूट्यूब एक चैनल बना हुआ था हाँ पहले, जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें ऐसे कभी मैं शायरी भी करता हूँ, तो जी, कोई जी। शेर डाल दिया, कोई दोस्त अहबाब, तो उसके कोई 100-150 सब्सक्राइबर हुँ, होंगे, हुँ। और जो कि हमारे जो अपने फैमिली के हाँ जी, लोग हाँ ही जी, सारे। ऐसा था। तो जो ही वो वीडियो अपलोड हुई, तो 1 हफ्ते में वो 36,000 हो गए, सही, 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 सही। 36,000, और वो वीडियो 59 मिनट्स की थी। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो 1 हफ्ते में ही उसके जो वो 4,000 घंटे होते हैं हाँ ना, जी, वो 1 क्राइटेरिया सारा हफ्ते में ही पूरा। पूरे हो गए। हुँ, हुँ। बस उसके बाद शुरू-शुरू में तो मैं शोल में डाल देता था, ऐसे कोई लेक्चर होता था डाल देता था। फिर कुछ अरसे के बाद मुझे उन्होंने टीवी चैनल्स वालों ने बुलाना शुरू कर दिया। फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि भई हमें भी ये बातें बताइए जो आप हुँ, बता रहे हुँ, हैं। हुँ। फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ़ शुगल नहीं है, सिर्फ़ ये फ़ेम नहीं है कि लोग रास्ते में कहें कि ये डॉक्टर जावेद जा रहे हैं, ज़रा हुँ। आपके साथ एक सेल्फ़ी खींच लें। हाँ जी, हाँ तो जी। ये इससे ज़्यादा मुझे ये एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। रिस्पॉन्ड बिल्कुल। क्योंकि आप किसी को, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अगर किसी को गलत टीका लगा दूँ, हुँ, हुँ। तो मैं ज़िम्मेदार हूँ ना उसका। बिल्कुल। तो लेकिन अगर किसी के ज़हन में हम कोई ऐसी बात डाल दें, जो उसके ज़हन के अंदर फ़ुतूर पैदा करे हुँ, या हुँ। उसको डिट्रैक्ट कर दे, तो ये तो उससे भी बड़ा ज़ुल्म है ना। हुँ, हुँ। देखो अल्लाह अल्लाह ने जो नबियों का सिलसिला जारी किया, वो ज़हन साज़ी के लिए जारी हाँ किया जी, ना। बिल्कुल। अल्लाह के नबी जो तशरीफ़ लाए, तो इसीलिए आए कि लोगों की ज़हन साज़ी की जाए हुँ, और उनको दुनिया से आखिरत की तरफ राग़िब किया जाए। बिल्कुल, इन अदर वर्ड, उनको बातिल से हक़ की तरफ ले जाया जाए, बिल्कुल। सही से गलत, गलत से सही की सही तरफ की ले जाया तरफ। जाए, है ना? तो उसमें तो इसलिए फिर मुझे इसकी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ। फिर मैंने इस काम को बाकायदा करना शुरू किया, और सही। बाकायदा मैं ही बोली जा रहा हूँ वैसे, सर आप बीच नहीं में बोलना है तो सर, आप नहीं बोलना है सर हमें। तो मैं हमने तो आपको सुनना है, सीखना है जी, आपसे सर। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। तो बस वो फिर मैंने ना इसको सोचा कि मैं करूँ क्या? शुरू-शुरू में तो ये होता था कि किसी भी महफ़िल में गए तो उन्होंने रैंडम सवाल पूछना शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि सर अच्छा ये बताइए, हर वक़्त दिमाग में ख़्यालात चलते रहते हैं, क्या करें? हुँ, हुँ। किसी ने कहा अच्छा सर ये बताइए कि मनफ़ी सोचों को मस्बत सोचों में कैसे तब्दील करें? तो मैं भी ये समझता था कि मैं हर बात का जवाब दे सकता हूँ। लेकिन जैसे-जैसे आपका इल्म बढ़ता है, वैसे-वैसे आपको अपनी जहालत का इज़हार होता है, इस्तेज़ार होता है, और इल्म एक्चुअली अपनी जहालत की शिद्दत के पता लगने का ही एक नाम है। क्या बात है। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं अपनी मेहनत को ना थोड़ा मरकूज़ करूँ और किसी ऐसी जगह पे इफ़ेक्टिविटी करूँ, यानी इफ़ेक्टिव हो वो। तो इसी दौरान में मेरा राब्ता हुआ महमूद अहमद साहब से, जो कि करैक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। हुँ, हुँ। तो वो एक बहुत बड़ा इदारा है, अब तो ये इंटरनेशनल इदारा है, तो मैं वॉलंटरीली उनके साथ काम करता हूँ। वहाँ जाके हमें एहसास हुआ कि जो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है ना, हुँ, हुँ, हुँ। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है उम्मत का रोशन मुस्तकबिल। बिल्कुल। ये बात अभी कुछ लोगों को कही जाए तो लोग इसकी मज़ाक उड़ाएँगे कि हमें तो खाने को कुछ नहीं मिलता, हमें तो कोई कर्ज़ा देने को तैयार नहीं है, हमारे तो हालात इस किस्म के हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के साथ उम्मत का रोशन मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, मगर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि जो लीड कर सकता है उम्मत को। हुँ, हमने इस पोटेंशियल को यूटिलाइज़ नहीं किया, ये एक अलग बात है। अब पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल कैसे हो, इसका दारोमदार मेरी उम्र के लोगों पर नहीं किया जा सकता। हुँ। क्योंकि जो मेरी उम्र के लोग हैं और जो मुझसे 10 साल छोटे हैं, 15 साल छोटे हैं या मुझसे 10 साल बड़े थे, यही वो 3 नस्लें हैं जो वो हक अदा नहीं कर सकीं, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को लीड करने वाला मुल्क होना चाहिए था। वो मकाम नहीं अगर मिला। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम वापस उस मकाम पर लेके आएँ, तो उसका मतलब ये है कि आज से 15-20 साल बाद जो लोग इस मुल्क को चला रहे होंगे, मुल्क से चलाने से मुराद ये नहीं कि कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, कौन चीफ जस्टिस होगा, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन चीफ सेक्रेटरी होगा, कौन चीफ जस्टिस होगा। हम ये नहीं सिर्फ़ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कौन खाकरूब होगा, कौन दूध वाला होगा, कौन बुनियान वाला होगा, कौन क्लर्क होगा, कौन उस्ताद होगा, कौन डॉक्टर होगा, कौन बस ड्राइवर होगा। वो सारे लोग जो आज से 20 साल पहले इस मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, हुँ, अगर उनके किरदार की तश्कील सही तरीके से हुई और वो बाकिरदार हुए और उनको 4-5 बातें समझ में आ गईं। नंबर 1, हलाल और हराम में क्या फ़र्क है? नंबर 2, मैंने अल्लाह के सामने जवाब देना है और हुँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मुझे आखिरत में उसका जवाब देना पड़ेगा।
नंबर 3, मैंने इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना, इसको फायदा उठाना। नंबर 4, मैंने बेस्ट ऑफ एबिलिटी परफॉर्म करना है। ये 4-5 मोटी-मोटी बातें हैं ना। बिल्कुल। और इंटरनेशनल जो एक स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की करके इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में लेके आना। 5-6 ये बातें हैं हाँ जी। जिनके पीछे एक बाकिरदार इंसान चाहिए। तो हमने ये सोचा और कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन में हम ये बात कह रहे हैं कि वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है और वो बच्चे जो अभी दुनिया में आए नहीं, आए नहीं। यानी जिनके वालिदैन हमारे पास मौजूद है, पोटेंशियल आपकी हम्म, उम्र के बच्चे, आपसे कम हम्म, उम्र के बच्चे, जिनके माँ बाप बनेंगे, हम उनको किसी तरीके से ये बात समझा सकें। सही और जिसका एक टेक्निकल नाम है पेरेंटिंग, सही। कि हम लोगों को, वालिदैन को ये सिखा सकें कि किस किस्म के बच्चे होने चाहिए। और अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो 15 साल के बाद चाहे खाकरूब हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे मुल्क का वजीर आजम हो, हम तवक्को करेंगे कि ये उस ग्रुप में से होगा जिसको हलाल हराम का पता होगा, जिसके नजदीक पैसा पहली वैल्यू नहीं होगी। तो इस मेहनत में फिर मैंने अपने इस पूरे स्किल को या जो एक्सपीरियंस था, मैंने इसको फिर इस पर फोकस किया। सही सही। तो इस सिलसिले में अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में तो शायद ही कोई यूनिवर्सिटी हो जहाँ मैं ना गया हूँ, लेकिन मुल्क से बाहर भी मैं वर्कशॉप्स वगैरह के लिए मुझे बुलाते हैं। जी जी। मैं उधर इंग्लैंड गया हूँ, बहुत मुतद्दद बार गया हूँ, 2 दफ़ा नॉर्वे गया हूँ, और अभी अमेरिका में 15 दिन पहले अमेरिका जी था। जी आपकी। जी, वहाँ जी। डैलस में, चूँकि डैलस में बहुत मुसलमान हाँ रहते जी हैं, हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ मस्जिदें हैं बहुत, तो वहाँ 9 दिन में मेरी 11 डिफरेंट लेक्चर्स थे सही जो सही। प्रिडोमिनेंटली पेरेंटिंग पे, और हम्म, पेरेंटिंग का टॉपिक वहाँ वेस्ट में बहुत पर्टिनेंट है, क्योंकि हम्म, आपने एक तरफ अपना मुसलमानों वाला तशख़्ख़ुस रखना है हम्म, और दूसरी तरफ उनके साथ एक मिक्स होकर एक हाँ बिल्कुल। उनके साथ उस एक मल्टीकल्चरल मल्टी एथनिक सोसाइटी के अंदर एक आइसोलेट भी नहीं होना, फिर उनके साथ मिक्स होकर भी रहना है। तो वहाँ अमेरिका में गया, अब मैं इंशाल्लाह 31 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, जी तो जी। वहाँ भी 3 शहरों के अंदर प्रिडोमिनेंटली ये पेरेंटिंग के बारे में इंशाल्लाह होंगी। तो बस ये छोटा सा मेरे सफ़र की कहानी है। सही सर, ज़बरदस्त सर। अभी डॉक्टरी की बात हो रही थी, उसमें सर एक चीज़ आजकल जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, वापस सर आपके शोबे से तो एक सवाल है, वो ये कि सर ये जो डायबिटीज़ और इसके अलावा जो बीमारियां हैं आजकल बहुत कॉमन यंग लोगों में भी हैं, हमने देखा है। तो सर इसकी जो कॉजेज़ हैं, एक तो सर कॉजेज़ और उसकी फिर क्या सद्देबाब हो सकते हैं सर? हमारी जो लाइफ़स्टाइल है वो इफ़ेक्ट करता है इस चीज़ को, हमारी खुराक का इसके ऊपर असर है, क्या ऐसी चीज़ है कि सर आजकल हर दूसरा बंदा इन चीज़ों में मुब्तला है? देखो बेटा, इस दुनिया में इंसानों के अलावा कितने और ज़ीरू रहते हैं, बेशुमार से। है ना? चीते हैं, शेर हैं, बैल हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, कितने और हाँ जी, बिल्कुल। समंदरों में पता नहीं क्या-क्या मखलूक रहती है। आप हैरान होंगे कि उनका प्रॉब्लम हार्ट अटैक नहीं है, जी, जी, बिल्कुल। उनका प्रॉब्लम डायबिटीज़ भी नहीं है। ठीक है? और वो जानवर जो इंसानों के साथ रहते हैं ना, जो घर में डोमेस्टिक होते हैं, वो बीमार होते हैं। हुँ, जो बाहर वाले होते हैं, उनकी तो वैक्सीन भी नहीं होती। हुँ, अगर कोई खुदा ना खास्ता बड़ी कोई वायरल डिजीज़ कुछ इस तरह की चीज़ आ जाए, तो वो एक अलग बात है, जो उस्ताद के तौर पर। अदरवाइज़ आपने कभी ओबेसिटी देखी है? दुनिया की सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाँ जी, हाँ ओबेसिटी जी, है, हाँ जी, हाँ मोटापा जी। है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जानवरों में तो आपने ओबेसिटी नाम की कोई हुँ, बीमारी नहीं देखी। उसकी वजह ये है कि जानवर जो हैं, वो अपनी ज़िंदगी को फ़ितरी तरीके से गुज़ारते हैं, हुँ, जिसमें एक बात है खाना-पीना, दूसरी बात ये है कि उनका सोने-जागने का पैटर्न, हुँ, और तीसरा उनकी जो अहम चीज़ है, वो ये है कि स्ट्रेस फ्री होना, हुँ, और चौथा ये है कि अपने पैरों पे खड़े होना। हर ठीक। वो काम जो खुद कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात लगती जी, है। जी, जी, बिल्कुल। और ये चारों चीज़ें हैं, वो इंसान नहीं कर रहा। सही। इंसान का खाना-पीना गलत है। हुँ, वो बहुत ज़्यादा खाता है, हुँ, बहुत गलत खाता है, बहुत गलत तरीके से खाता है, बहुत गलत वक़्त पे खाता सही। है। जानवर ज़्यादा नहीं खाता, गलत तरीके से नहीं खाता, गलत टाइम पर नहीं खाता। हुँ, ठीक है ना? आप कभी भी, अगर आपके घर में कोई जानवर हों, कभी आप या देहाती आपका ताल्लुक हो, आपकी बकरी ने भूख लगी, आप तो वो खाएगी पत्ते या वो। जब उसका पेट भर जाएगा ना, वो कुछ नहीं तो आप करें। उसको एक तिनका भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। हुँ, लेकिन इंसान का पेट भरा भी होगा ना, तो वो फिर भी कहेगा कि ज़रा ले आ, बिल्कुल, 2 प्लेट, एक बिल्कुल कढ़ाई गोश्त और तो 1 प्लेट लेके आओ, एक सही। ज़रा 2 कोफ्ते और तो लेके आना। हाँ जी। तो ये है कि हमारा खाना-पीना जो है वो बहुत ही, तो
अब इतनी छोटी सी वक्त में हम बहुत तफसील तो नहीं बता सकते, लेकिन मुख्तसर यह है कि हर वो चीज़ जो कुदरती तौर पर मौजूद है हम्म, और उसको मसनूई तरीके से हम बेक या कुक या नहीं करते, हम्म, तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो हमें खानी चाहिए। सही सर। यानी क्या? यानी जो चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं, हम्म, स- जो चीज़ें ज़मीन से निकलती ये हैं, सब्जी वगैरह। जो कुदरती हैं, सब्जियां हम्म, हैं, दालें हैं, ये सही। तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, और उनको हम मसनूई तरीके से नहीं बनाते, प्लांट्स में नहीं बनाते, हम्म, उनको बहुत हावी टेम्परेचर के ऊपर नहीं करते, उसको घी में बहुत ज़्यादा नहीं तलते। हम्म, देखिए, हमारा हर वो खाना जो कि ज़मीन से निकलता है, बावर्ची खाने में कम से कम जाता है हम्म, और उसमें मिलावट कम से कम होती है। और हमारे दोस्त हैं सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब, कहते हैं एक और चौथी शर्त, जिसका इश्तिहार कभी आपको टीवी पे नज़र नहीं आया, वो सही अच्छा, खाना अच्छा, अच्छा। है। सर ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां में सर। हाँ, तो फिर हम्म, देखा ना, कभी आपने देखा गोभी का इश्तिहार आया है कभी? कभी नहीं। टमाटर का इश्तिहार आया है कभी? हम्म, हाँ, टोमेटो केचअप का इश्तिहार आता केचप है, का आ गया। इसलिए कि वो मसनूई है। हम्म, ठीक है ना? आलू का कभी इश्तिहार नहीं आएगा नहीं आपको। हाँ, आएगा चिप्स का इश्तिहार आएगा। जो से। तो जिस चीज़ का इश्तिहार आ रहा है ना, हम्म, तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ है। गड़बड़ है सर। तो एक तो हमारा खाना ठीक नहीं है। फिर हम्म, दूसरी बात ये कि जो चीज़ें हम अब खुद कर सकते हैं, वो हम खुद नहीं करते। हम्म, मतलब जहाँ पैदल जाया जा सकता है, हम वहाँ वहाँ भी पे कार के ऊपर सही। जाएँगे। तो हम अपने जिस्म को इस्तेमाल नहीं करते, उसकी मशक्कत में अपने जिस्म को लेके नहीं आते। हम्म, तीसरा, फिर ये मॉडर्न उसमें ख़ास तौर पे ये मोबाइल वगैरह के आने की वजह से हमारा स्लीप का पैटर्न बहुत बुरी तरह बहुत डिस्टर्ब डिस्टर्ब। हुआ हुआ है। और चौथा ये कि जो जानवरों को मैंने कहा था कि जानवरों को सर्वाइवल के लिहाज से तो स्ट्रेस होता होगा। देखिए ना, अब हम्म, एक एक बकरी एक हिरन के ऊपर एक शेर हमला करेगा, तो वो उस वक़्त एक सर्वाइवल का इश्यू बिल्कुल। है ना, तो ज़ाहिर है कि उसके अंदर एक स्ट्रेस वाला हम्म, फाइट फ्लाइट का मोड आएगा। अदरवाइज़ उसको ना कोई फाइनेंशियल फ़िक्र होगा, ना उसको कोई अपनी रेपुटेशन का फ़िक्र होगा, ना हम्म, उसने कोई इलेक्शन लड़ना है, उसका भी कोई फ़िक्र नहीं होगा, उसको बच्चों को डॉक्टर बनाने का भी कोई फ़िक्र नहीं है। हम्म, तो चौथा है हमारे पास स्ट्रेस और बहुत सारे स्ट्रेस हमने खुद पाले हुए हैं। जी जी वो जी। इसलिए ब्रांड कॉन्शसनेस होने की वजह से, ज़िंदगी के सादा ना होने की वजह से, अननेसेसरी कॉम्पिटिशन के होने की वजह से, तो उसकी वजह से फिर हमारी स्ट्रेस है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी बीमारियों का बायस है। तो लिहाज़ा अगर आपके सवाल को मैं एक बॉटम लाइन 1-2 हाँ जी। फ़िक्रों में कहूँ, तो वो ये है कि अगर हम साफ-सुथरा खाना-पीना शुरू कर दें, मुशक्कती ज़िंदगी गुज़ारें, एक्सरसाइज़ वाली, मुशक्कत सही। वाली ज़िंदगी, जो काम खुद कर सकते हैं, वो खुद करें। हम्म, सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों से चढ़ें लिफ्ट की बजाय, ठीक है? जहाँ आपने 4-5-6 किलोमीटर तक कहीं दफ़्तर में जाना है, तो साइकिल पे जाएँ बनिस्बत कार हम्म, के। 1 किलोमीटर तक है, तो पैदल जाएँ। अपना काम खुद करें। हम्म, मुलाज़िमों पर डिपेंडेंस हमारी बिल्कुल। ना हो, ठीक है ना? अपना काम खुद करें और नींद का पैटर्न बेहतर करें और हद्दुल इम्कान लड़ाई, झगड़े, फ़साद, ऐसी चीज़ें जो स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, उसको हम्म, करें, तो बहुत सारी बीमारियों का सद्देबाप हो जाता है। सही सर। मैं सर 2 सवाल इससे निकलते हैं। एक तो सर ये है कि आपने बात की कि हमारा जो पैटर्न है खाने का, और मतलब ये दोनों चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की जो हमारा लिविंग स्टाइल है एंड खुराक, ये दोनों चीज़ें इसकी वजह बन गई। अभी सर आपने नाम लिया कुछ चीज़ों का, तो मेरे आपसे आने से पहले ना ऐसे हमने थोड़ा-सा पोल किया, तो हमें पता चला कि डॉक्टर साहब से एक आध सवाल ज़रूर पूछना है। वो ये है कि अभी आपने नाम सुना होगा डॉक्टर अफ़ान साहब का, अफ़ान कैसर साहब का। मेरा शागिर्द है मेरा, हाँ। जी, जी। तो वो उनकी भी वीडियोज़ आती हैं, अच्छी-खासी वायरल भी होती हैं, तो उनकी कुछ तली हुई चीज़ों के ऊपर ठीक-ठाक, तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब से पूछिएगा कि अफ़ान साहब जो है ना हर दूसरी चीज़ पे एक बैन लगा रहे हैं, तो हम खाएँ क्या? हुँ। वो तो कहते हैं ये भी नहीं खाएँ, ये भी नहीं खाएँ, ये मेरा नहीं है, ये पब्लिक पोल से सवाल जी, आया कि जी। डॉक्टर साहब से ये पूछिएगा ज़रूर। अफ़ान हमारा बरखुरदार है जी, बहुत प्यारा बेटा है हमारा। उनके वालिद साहब और उनकी वालिदा दोनों मेरे क्लास फ़ेलो हैं सही, और सही। दोनों मेरे दोस्त हैं। तो अफ़ान एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं हुँ, हुँ, हुँ। और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो हैं, वो अंतड़ियों के अमराज़ का माहिर जी, होता है। जी। तो लिहाज़ा जो बात अफ़ान कहे, तो उसकी बात को तवज्जो से सुनें आप। ठीक है सर, ठीक हो गया। अच्छा सर, नेक्स्ट जो आपने बात की सर, ये सवाल मैंने अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर से भी पूछा है सर, एंग्ज़ायटी का नाम लिया आपने सर। तो आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है, स्पेशली सर नौजवान नस्ल एंड फीमेल सर, इनमें ये सर एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये कुछ चीज़ें तो सर आपने बता दी हैं, जिनमें काफ़ी सारी आपने थोड़ी-सी इलैबोरेट भी कर दिया। सर मज़ीद इसको सर आपकी वीडियोज़ भी आती रहती हैं। लेकिन सर ये जो फीमेल हैं स्पेशली, मैं इस वजह से लेना चाहूँगा क्योंकि खुद जो है ना हम एनकाउंटर हुए हैं इन चीज़ों से। तो फीमेल में सर, मैरिड फीमेल में स्पेशली, और अब तो सर जो अनमैरिड नहीं हैं उनका भी ये मसला चल रहा है सर, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें सर इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं।
तो उनको सर किस तरीके से, एक तो इसकी रीजन क्या हो सकती हैं, जो 2-4 तो आपने सर बता दी, उसके अलावा इनको किस तरीके से टैकल किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है सर। देखें, एडल्ट लाइफ के अंदर हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं ना, इस सारों सब चीज़ों की बुनियाद है, वो हमारी 5 साल की उम्र तक जिस किस्म की तरबियत हुई है, इसकी बुनियाद वहाँ तक चली जाती सही। है। इसीलिए मैं बार-बार इस बात पर ज़ोर देता हूँ कि सबसे वाइटल टाइम किसी शख्स की ज़िंदगी में वो है, जब उसके बच्चे थे जिनकी उम्र 0 ईयर से लेकर 5 साल की उम्र। हुँ, अगर इस वक्त आप जो भी पैटर्न बना देते हैं ना, जिस तरह का मिजाज बना देते हैं, जिस किस्म के माहौल में वो बच्चे परवरिश पाते हैं, हुँ, जिस तरह की घर में चीज़ें हो रही हैं, अगर घर में हर वक्त ची ची हो रहा है, घर में हर वक्त लड़ाई हो रही है, घर में हर वक्त फसाद हो रहा है, माँ बाप बीवी आपस में लड़ रहे हैं, बीवी की अपने खामद से बदगुमानी है, हुँ, खामद बीवी से नाला है, इसमें जो बच्चे 5 साल की उम्र में परवान पड़ेंगे, चढ़ेंगे, तो सारी ज़िंदगी वो इनसिक्योर रहेंगे, हुँ, सारी ज़िंदगी उनको इस तरह के नफ्सियाती मसाइल रहेंगे। ठीक है ना? तो लिहाजा ये है कि ये जो हमें बड़े जिस तरीके से बिहेव करते हुए मेरी उम्र के लोग, आपकी उम्र के लोग या और एडल्ट बिहेव करते हुए नज़र आते हैं, इन बेचारों के पीछे वो बचपन के वो सारे नाआसूदा तजुर्बात हैं, जो कि इस तरीके से बनाते हैं। सही है। तो अब लेकिन अब आपका सवाल ये है कि जो वो तो जो होना था हो हो गया। गया सर, मैंने ये अगला ये पूछना था वो बस। तो जो होना था हो गया, अब एक लड़की है जिसके 3 बच्चे हैं, अब उसको बहुत प्रॉब्लम है, उसको स्ट्रेस है, अब क्या करे? तो मैं आपको उसका प्रिंसिपल बता देता हूँ। जो बच्चे हैं उनकी आदतों को तब्दील करने का तरीका ये होता है कि जिस आदत को आप उनके अंदर लाना चाहते हैं, उसको एक महबूब मशगले के तौर पर उनके इर्द-गिर्द क्रिएट कर दीजिए, उनकी वो आदत बन जाएगी। सही। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किताबें पढ़ें, हुँ, हुँ, तो उनके इर्द-गिर्द जब वो घर आएँ तो देखें दादा अबू भी किताब पढ़ रहे हैं, अम्मी भी किताब पढ़ रही हैं, अबू भी किताब पढ़ रहे हैं और बैठे ना वो किताबों के बारे में बात कर रहे हैं। और जब सालगिरह हुई थी तो सबने किताबों के तोहफे दिए थे हुँ, और अम्मी कहती हैं, आओ आओ किताब में तुम्हें मजेदार कहानी सुनाऊं, और वो एक कहानी सुना रही हैं जिसका बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है। दादा अबू भी आते हैं, किताब उठाते हैं, ऐसे चूमते हैं, फिर खोल के पढ़ते हैं, फिर ऊपर रख देते हैं। अच्छा, अभी बच्चे के लिए ना ये किताबें एक लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पर मौजूद है। हुँ, हम कहते हैं हुक्म के तौर पर उसको ना किताबें पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सही। तो वो नहीं पढ़ेगा। तो बच्चों के सिलसिले में तो ये तो मैंने एक मिसाल दी है। हुँ, बच्चों के लिए अगर आप इर्द-गिर्द एक माहौल क्रिएट कर देंगे, अगर आप सफाई का माहौल क्रिएट कर देंगे, आप देखा कि आप कमरा हर वक़्त साफ है, कोई चीज़ नीचे नहीं गिरी हुई, हर चीज़ लु लिख के लोग कूड़ेदान में डाल रहे हैं, तो बच्चा भी ऐसे करने लग जाएगा, उसकी हुँ, आदत बन जाएगी। लेकिन एडल्ट इंसिडेंटली इस तरह चेंज नहीं होते। हुँ, लिहाजा जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं ना कि जो बहुत एंग्ज़ायटी में चली जाती है, जिसको बहुत परेशानी है और उसको बगैर वजह के फ़ुज़ूल-फ़ुज़ूल ख़्यालात आते रहते हैं, वो लड़ती रहती है। उसके लिए चेंज होने का सिर्फ़ एक उसूल है और वो उसूल ये है कि किसी तरीके से उसको ये एहसास हो जाए कि मुझे चेंज होने की ज़रूरत है, हुँ, तो फिर वो चेंज हो सकता है। एडल्ट सिर्फ़ एक सु एड हम समझते हैं ना, उसको मैं बहुत समझाता हूँ, वो मेरी कहना नहीं मानता। मैंने उसको इतना कहा है, वो मेरा कहना नहीं मानता। मैंने बहुत उसको नसीहत की है। तो वो पैटर्न ही साइकोलॉजी का ऐसा नहीं है एडल्ट के चेंज होने का। हुँ, एडल्ट को की चेंज होने में अगर आप कोई खिदमत कर सकते हैं, तो वो ये सिर्फ़ खिदमत कर सकते हैं कि उसको ये एहसास दिला सकते हैं कि उसको चेंज होने की ज़रूरत है। हुँ, और उसके 2 बहुत अहम स्किल्स हैं। कोई भी आदमी अगर आपके पास शिकायत लेके आता है कि जी देखिए मुझे ये बड़ी परेशानी है, मेरी ये आदत ठीक नहीं है, तो आप उसे 2 स्किल्स दे सकते हैं कि हुँ, हुँ, देखें अगर आप ये 2 काम करने लग जाएँगे, तो आप खुद अपनी आदत को चेंज कर लेंगे। हुँ, 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 पहली स्किल का नाम है रिफ्लेक्शन। सही। उसको आप ये कहें कि रोज़ाना आधा घंटा बैठ के अपने बारे में गौर करें। देखें मेरे अंदर कौन-सी बुरी आदतें हैं। हुँ, हुँ, देखें कि मुझे इन आदतों की वजह से क्या नुकसान हो रहा है। ये देखें कि आज सारा दिन मेरा कैसा गुज़रा। फलाँ मौके पर मैंने क्या कहा, ऐसा मुझे कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। इसको रिफ्लेक्शन कहते हुँ, हैं। हुँ, अपने बिल्कुल, आप को रिफ्लेक्ट करें। ये है एक इंटरनल टूल सही। और एक एक्सटर्नल टूल है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। हुँ, उसे कहा जाए कि जब कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में बताए, तो नाराज़ होने की बजाय फ़ौरन उसे कहो, फिर बताना, फिर बताना। हुँ, हुँ, आप मुझे कहें कि जावेद साहब आपके घर हम आए थे, हमने ये देखा है कि आप जो है ना बहुत कंजूस हैं। हुँ, 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 अच्छा, अब मैं इसके जवाब में नेचुरल होगा कि मैं आर्गुमेंट से साबित करने की कोशिश करूँगा कि कैसे हुँ, आपने मुझे कहा कंजूस? हाँ जी। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि मैं कहूँ कि यार, आपके ज़हन में ये ख़्याल आया कि मैं कंजूस हूँ, मेहरबानी करके मुझे ज़रा तफ़सील से समझाओ कि किस वजह से आपके ज़हन में ख़्याल आया कि मैं कंजूस हूँ? हुँ, ताकि मैं फिर अपनी इस्लाह कर सकूँ। ठीक। मैंने ऐसा क्या किया कि आपको लगा कि मैं बहुत
कंजूस इंसान हो। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। सही। लिहाजा हर वो शख्स जो ये समझता है कि वो उसका पैटर्न सोचने का ठीक नहीं है या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको इन दो टूल्स को यूज करना चाहिए। एक टूल है जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कि इंटरनल टूल है, और एक एक्सटर्नल टूल है जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो ठीक। ये एक मोटे मोटे उसूल हैं। अलबत्ता एंजाइटी, डिप्रेशन बाज़ औक़ात ना बीमारी की हद तक भी चली जाती है, जिसमें हमें फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की मदद की ज़रूरत है। लेकिन मेरा अपना ये ख़्याल है कि अगर हम इन दोनों चीज़ों पे गौर करें और थोड़ा-सा अपने बारे में गौर करना शुरू कर दें, तो हमारे बहुत से जो प्रॉब्लम हमें लग रहे होते हैं, वो प्रॉब्लम होते ही नहीं हैं। मसला अमूमन ख़वातीन का, जैसे आपने कहा, मर्दों के लिए भी एक बात कही जा सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज़ उनको बहुत बॉदर कर रही होती, उसने मुझे ये क्यों कहा? हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो फ़र्ज़ करें आपने मुझे जो कुछ भी कहा, ये किसका प्रॉब्लम है? ये तो आपका प्रॉब्लम है। जी, बिल्कुल। तो लेकिन अगर मैं इसको अपना प्रॉब्लम बना लूँगा, तो फिर ज़ाहिर है मैं एंग्ज़ायटी में हूँ। आपने मुझे सबके सामने बेइज़्ज़त किया, किसका प्रॉब्लम है? आपका मेरा प्रॉब्लम मेरा है, ऐसे बिल्कुल। आपका प्रॉब्लम है। इसके जवाब में मैं अपने मुँह पे भी थप्पड़ मारने लग जाऊँगा, तो ये तो फिर मतलब मसला हो गया ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो जो कुछ मेरे बाहर हो रहा है, वो जो कोई मेरे अलावा कर रहा है, उस पर तो मेरा कंट्रोल नहीं है, ये बात तो समझ में आ सकती है। लेकिन जो मेरे अंदर हो रहा है, उस पर तो मेरा कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल। तो लिहाजा एंग्जायटी और डिप्रेशन एक्चुअली, यानी वो पैथोलॉजिकल लेवल पर ना गया हो, बीमारी की लेवल पर ना गया हो, तो बहुत सारे मौके पर एंग्जायटी, डिप्रेशन और इस तरह के जितने और नफ्सियाती मसाइल हैं, वो अपने मुँह पे थप्पड़ मारने वाली बात होती है। दूसरों के मसाइल को अपना मसाइल समझने वाली बात होती है। ठीक, ठीक। चीज़ों के बारे में मिसकंसेप्शन वाली बात होती है। हमारी वैल्यू सिस्टम के अंदर इज़्ज़त बेइज़्ज़ती की डेफिनिशन गलत हुई होती है। गैरत बेगैरती की डेफिनिशन गलत हाँ हुई जी, होती है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से फिर हम सफ़र करते हैं। ठीक है सर। सर ये इसको थोड़ा एक्सपेंड करना चाह रहा था, लेकिन सर ये आपकी इतनी दिलचस्प बातें हैं कि सर हमारा दिल नहीं करता कि इसको स्टॉप किया जाए, पर वो हमारे सर बहुत से सवाल आते हैं, वो फिर हमारी डिस्कशन सर ऐसे रह जाएगी सर। आप सर डॉक्टर हैं, अभी हाल-फिलहाल में हमने एक वाक़या भी देखा सर एमडी कैट के हवाले से, क्योंकि डॉक्टर बनते हैं। एमडी कैट का एक सर हर साल एक इतनी ज़्यादा तादाद में लोग का ड्रीम होता है कि हम जो है ना डॉक्टर बनते हैं सर। जाके टेस्ट देते हैं, अभी देखें एमडी कैट का दोबारा हुआ ना सर, वो हुँ। पिछले साल भी ऐसा हुआ था। हुँ। सर सवाल ये है कि एमडी कैट देते हैं, इतनी मुश्किल से सर लोग जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं। आजकल के सर दौर में हमने ये चीज़ देखा है कि ये सारा प्रोसेस करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद डॉक्टर बन जाते हैं, और मार्केट में जब जाते हैं तो देखें, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि जी एक कहीं 100 वैकेंसी थी, तो उसके ऊपर जो है ना 6000 7000 जो है ना डॉक्टर ने अप्लाई कर दिया। तो सर ये मार्केट, जो मार्केट नहीं सर, ये जो पेशा है नहीं, मार्केट क्या है? सर, अब मैं इस कमर्शियल वजह से टर्म में आप सही लफ्ज़ बोल रहे हैं। सर, वो मैं इस वजह से, क्योंकि आप सर डॉक्टर हैं, मैंने कहा आपको नहीं, फ्रेंड कोई नहीं। बात नहीं। तो सर ये वाला जो हमारी ये क्या सैचुरेट नहीं हो रही सर? एक टाइम पे मैं थोड़ा इलैबोरेट कर रहा हूँ सवाल को सर। वो होता था सर हमारे पास, बिज़नेस की एक डिग्री होती थी, उसके बाद कोई और डिग्री आई, तो सर वो सैचुरेट होगी। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये जी, बिल्कुल इसमें सैचुरेट हो कोई रही है? शक नहीं है, हम तो बहुत अरसे से इस बात को कह रहे हैं, और इसकी मिसाल के तौर पर मैं दुनिया के मुल्कों की मिसाल देता हूँ। बरतानिया कितना छोटा मुल्क है, हाँ जी। पंजाब से थोड़ा-सा बड़ा होगा, जी, जी। छोटा-सा मुल्क है। उस मुल्क में हर साल हज़ारों लोग प्लैब का इम्तिहान पास करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब मुल्क, अफ्रीकन मुल्कों से आते हैं, वहाँ डॉक्टर लगने के लिए। हुँ, तो क्या वो इतना छोटा-सा मुल्क के अपने बच्चे डॉक्टर नहीं बनते? हुँ। वो क्यों नहीं बनते? वो कहते हैं ये कोई काम है करने का। डिस्करेज करते हैं नहीं, वो मुझे। कहते हैं वो काम वो पर बनना ही नहीं चाहते ये वाला काम हुँ, करने के लिए। इतना टेंस काम, इतना मुश्किल काम, हुँ। उसके उसके मुकाबले में और काम है जिनके, अब ये देखना हैरानी बात की बात नहीं है बिल्कुल। कि अब अरब है, कितना बड़ा मुल्क है, जी। इतने पाकिस्तानी डॉक्टर सऊदी अरब में सारे, काम। हाँ सर, सारे वहाँ भी। अमेरिका का हेल्थ सिस्टम सारा एक्सपेट्रिएट लोगों ने संभाला हुआ है, वो हुँ। क्यों नहीं बनते? हाँ जी, इतनी दाना कौम है। वो हाँ, वो क्यों नहीं बनते? वो इस तरह कि फ़र्ज़ करें हमारा घर है, तो हमारे घर में अगर फ़र्ज़ करें 15,000 रुपए में, 20,000 रुपए में एक खातून मिल जाएगी जो घर की पूरी सफाई कर देगी। मैं हुँ। मिसाल दे रहा हूँ, हमारे घर में नहीं ऐसे वैसे, मिसाल दे रहा हूँ। सही, सही। मेरी बेगम कहेगी कि 20,000 में मिल जाती है तो मैं क्यों काम करूँ? हुँ। तो वो कहते हैं 3,000 यूरो के अंदर, 3,000 पाउंड के अंदर हमें डॉक्टर मिल जाता है,
तो हम अपने क्यों इस तरह का करें, इतना मशक्कत में क्यों डलें। तो इसलिए पूरी दुनिया के अंदर तो इस तरह से कोई कैटेगराइजेशन है ही नहीं कि ये प्रोफेशन बड़ा है, ये छोटा है। आप देखो इंग्लैंड अमेरिका में जाए ना, आप बच्चे से पूछे कि आप व्हाट अबाउट योर सन, वो कहेगा ही इज वर्किंग एनफ। वो अगला सवाल पूछेगा, हाँ कहाँ लगा हुआ है, कौन से महकमे में है, कितनी तनख्वाह है, वो पूछेगा ही नहीं। आई एम वर्किंग इज एनफ। चाहे वो टेस्को के स्टोर पे काम कर रहा हो, चाहे वो कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा हो, ये बात काफी है कि वो काम कर रहा है। इज वर्किंग इज एनफ। तो ये हमारे यहाँ, जैसे जब मैंने आपको बताया था, एक तरबियत का फुकदान है। हमने ऐसे एक हायरार्की डेवलप की हुई है, चीज़ों को बड़ा छोटा बनाया हुआ है, और चीज़ों की पैसे की बुनियाद के ऊपर हमने एक हमारी एक कैरेक्टराइज अपने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, कैटेगराइजेशन किया हुआ है। तो इसलिए हमें ना ऐसे लगता है कि शायद जो है ना डॉक्टर जो बनेगा तो शायद वो बहुत सुपीरियर होगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि फील्ड बहुत सैचुरेट हो गई है, और इसके अंदर सरकारी अगर आप बहुत स्किलफुल हों तो कोई भी फील्ड सैचुरेट नहीं हुई। सही। अगर आप बहुत स्किलफुल हैं तो टॉप के ऊपर तो पूरी। अभी आप ना भावलपुर में या लाहौर में एक कुल्फियों की ऐसी दुकान खुले कि उस जैसी कुल्फी लाहौर में कोई ना हो, तो आप किसी भी लाहौर के डॉक्टर से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, बिल्कुल बशर्ते कि वो कुल्फी उस तरह की उस हो। तरह की होनी चाहिए। आप एक पंक्चर लगाने की दुकान खोलें, ऐसी पंक्चर की कि जिनकी जबरदस्त कस्टमर सर्विस हो, दुनिया लोग रुक रुक के ना वहां से आपसे आके पंक्चर लगवाएंगे। तो ये कि इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि आपका काम क्या है, किस क्वालिटी का आप काम करते हैं, इसके ऊपर फैसला होता है। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं बहुत सालों से ये बात करता हूं, जिसके जवाब में लोग कहते हैं फिर आपके 4 में से 3 बच्चे डॉक्टर क्यों हैं। तो मैं उनको साथ ये भी कहता हूं कि जो मेरा चौथा बेटा जो डॉक्टर नहीं बना था, वो उन चारों से ज्यादा खुश है। जो कि कंप्यूटर साइंसेज में था, जो सबसे छोटा है, सही, वो उन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज्यादा खुश है। तो ये कि वो एक फ्लो में कि अब्बा डॉक्टर है और अब्बा जो है वो बड़ा डॉक्टर है, बड़ा मीन हाँ जी, वगैरह वो सारा कुछ। तो उस फ्लो में वो बच्चे भी, हमने भी डॉक्टर बनना है, हमने भी डॉक्टर बनना है। तो लेकिन दे आर स्ट्रगलिंग, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ओके, बट दे आर स्टिल इन अ स्ट्रगलिंग फेज। बिल्कुल तो इसलिए आपके सवाल का जवाब ये है कि लोग ऐसे पागलों की तरह पीछे पड़े हुए हैं। और फिर यह है कि उस जुनून के अंदर जब सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता, तो वो फिर लाखों करोड़ों दे के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते बिल्कुल हैं। और फिर इसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अगर आप देखें ना, कि अगर आपने 2 करोड़ रुपया लगाया एक बच्चे के डॉक्टर बनने का, तो 2 करोड़ कब पूरा होगा। और उसकी जिंदगी जितनी आपने उस बेचारे की सारी, देखना एक आदमी 25 साल की उम्र में डॉक्टर बन के आया, कितनी उम्र होती है इंसान की एवरेज, देखो 60 साल की उम्र में लोग रिटायर कर देते हैं ना, कितने 60 साल में रिटायर हो। पाकिस्तान में तो एवरेज सर 55 ही है मेरे ख्याल। तो नहीं, तब बस अब ज्यादा है थोड़ी सी, लेकिन देखना उसके 25 साल आपने उस वक्त लगा दिए, तो अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया। तो अब तो बच्चे को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिखानी चाहिए, और बच्चा जो है ना 17-18 साल की उम्र में वो खुद कफील होना चाहिए। उसे कहो हाँ डॉक्टर बनना है ना, हाँ ठीक है, तो अपने पैसों से फीसें भर के बनना। सही। तो सर आपकी वीडियोस भी आती हैं, वैसे हमारे जो है ना अली अब्बास साहब सब जानते होंगे सर, मोटिवेशनल स्पीकर, उन्होंने भी हमारे साथ एक पॉडकास्ट हुआ ना, उसमें। हमारा दोस्त है बहुत। तो उनके साथ भी हमारी एक नशिस्त हुई, तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो इनकरेज करता हूँ कि आप नर्सिंग करें, आपकी भी वीडियो नर्सिंग के ऊपर आई है कि वो हाँ। करें। अच्छा, मैं अर्ज करूं कि वो जो आप मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं ना, एक्चुअली ये डेफिनेशन ना मुझे कभी भी समझ में नहीं आई। अगर आप किसी को समझाना चाहें कि ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो वो क्या है। जैसे आप कहें ना एक बंदा कुम्हार है, तो हमें पता है कि जो मिट्टी का काम करता है वो कुम्हार है। अच्छा, जो हम कहें ये लोहार है, तो जो लोहे का काम करता है वो लोहार है। तो हम जो कहते हैं ना ये मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उससे क्या मुराद है। सर मोटिवेट करता है, ये सवाल मैंने पूछना था, आप चलें अभी सर बता। तो ये एक्चुअली, तो क्या कोई ऐसा स्पीकर होता है जो डीमोटिवेट करे। तो कोई नहीं मतलब होता क्या सर। कोई गर्म बर्फ होती है। नहीं होता। मतलब बर्फ के साथ गर्म लगाने की तो कोई जरूरत, ठंडा लगाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। सही बर्फ है। का मतलब ये है कि ठंडी। ठंडी है। तो अगर कोई बात करता है तो बात तो होनी वो चाहिए जिससे अगला बंदा मोटिवेट हो। तो ये असल में ये मिसनोमर है, ये कुछ लोगों का प्रोफेशन है कि आप जाएं पैसे दें, उस पर हम तकरीर करें जाके। सही है। इसको लोग हम कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। बिल्कुल। तो मैं इसलिए हमेशा ये कहता हूं, जो टीवी वाले जब लगाते हैं, मैं कहता हूं ये ना लिखना मोटिवेशनल स्पीकर, ये एक अजीब सी टर्म है। और दूसरा ये है कि हमारे माशरे में मोटिवेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटिवेशन कोई ऐसी मोटिवेशन जो है वो विटामिन डी नहीं है जिसकी कमी हुई है। हमारे मुल्क में जिस चीज की कमी है वो कैपेसिटी की कमी है। मोटिवेशन की कमी नहीं है, कैपेसिटी की कमी है। मतलब आपका मोटिवेशनल स्पीकर एक वो बंदा होता है कि जो हर बंदे को ये कहे कि तू सब कुछ कर सकता है, तुम कर सकते हो, अगर फलां भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, देखो ये कर लिया, उधर की कहानी सुनाई, उधर की कहानी सुनाई, हेनरी फोर्ड का किस्सा सुनाया, डेल कार्नेगी की 4 कहानियां सुनाई, और तुम कर सकते हो, पहाड़ पे चढ़ सकते हो। अगर तुम्हारी टांग टूटी हुई है तुम तब भी पहाड़ पे चढ़ सकते हो। कि एक बैसाखी के साथ एक औरत जो थी वो केटू के ऊपर चढ़ गई थी, वो इंशाल्लाह 15 मिनट बाद टांग तोड़वा के वापस आ गई।
ठीक है ना? तो आपकी एक्चुअली मोटिवेशन वाले को खत्म करना चाहिए खुदा हम्म के लिए। मुझे मोटिवेट करो। मोटिवेशन वही होती है जो इंटरनल मोटिवेशन होती है। हम्म जो चीज़ चाहिए होती है वो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। तो मैं आपको भी ये अर्ज़ करता हूँ, खुद भी मैं अपने आप को ये समझता हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी ये एज़ अ स्पीकर ये है कि जिन चीज़ों के बारे में मुझे कुछ तजुर्बा है, उसमें मैं अपने सुनने वालों की कैपेसिटी बढ़ाऊँ। सही है। मोटिवेशन ना बढ़ाऊँ, हम्म कैपेसिटी बढ़ाऊँ। जब कैपेसिटी बढ़ती है तो इंटरनल मोटिवेशन खुद ही हो खुद जाती है। बहुत है। मैं आपको जिम भेज दूं, आपको एक्सरसाइज करवानी शुरू कर दूं, आपको मैं वहां ले जाऊं जहां आप कम ऑक्सीजन के अंदर रह सकते हो, एक्लिमेटाइज कर दूं, तो अब आपकी कैपेसिटी बन गई, आप K2 पे खुद ही चढ़ जाएंगे। बिल्कुल। है ना? तो ये बात है। तो आप सवाल क्या कर रहे थे वो कि मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, बीच में मैंने ये दरमियान में अपनी बात शुरू कर दी। सर हमारा सवाल तो एमडी कैट के हवाले से था, वो अब वो चल तो रहा बात तो है मुकम्मल हो गई। हाँ नर्सिंग के हवाले से सर। हाँ, नर्सिंग के लिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, नर्सिंग बहुत आला प्रोफेशन है। और एक ज़माने में हम समझते थे नर्सिंग जो है वो घटिया है और शायद डॉक्टरी जो है हाँ जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो बेटियाँ हमारे साथ काम करती हैं, हमारी जो बच्चियाँ, वो एफएससी करके आती हैं। और जिस तरह एक आपने ग्रेजुएशन की है, तो मेडिकल में ग्रेजुएशन की है, उसने नर्सिंग में ग्रेजुएशन की है, हम्म तो वो उसी लेवल की होगी। जिस तरह उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, नर्सिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और कल का मुझे नहीं पता, आज अगर कोई बच्ची नर्सिंग करना चाहती है, तो आपको पता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पंजाब की हाँ गवर्नमेंट जी, तकरीबन 22,000 रुपए महीना उसको स्टाइपेंड देती है, देती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अभी आप एक नौकरी अनाउंस करें नर्सों की, हम्म 100 सीटें अनाउंस करें, तो इंटरव्यू, मैं खुद प्रिंसिपल था तो इंटरव्यू था, हम कहते हैं या अल्लाह कोई लड़की आ जाए, लड़की या हाँ हाँ लड़का जी, हाँ जी। आ जाए तो उसको सिलेक्ट कर लें। हम्म क्योंकि 100 सीटें अनाउंस की हैं, 22 एप्लीकेशन आई हैं। सही है। जबकि डॉक्टरी के अंदर हमने 100 सीटें अनाउंस की हैं, तो तो 15,000 एप्लीकेशन 15 आई हुई एप्लीकेशन हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नर्सिंग इज अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन, और आप उसी तरह मरीज की खिदमत करते हैं, किसी किस्म का उसमें कोई तहकीर नहीं है, और बहुत बाइज्जत है। और बच्चियां जो मेडिकल कॉलेज में जिनका नहीं हुआ, तो और कई तो बाई फर्स्ट चॉइस भी करती हैं। हाँ जी, और आपको पता है कि मेरिट थोड़ा सा ही कम होता है, बिल्कुल एफएससी करके आती हैं ये लड़कियां बिल्कुल। उसी तरह जैसे वो आती हैं। तो ये मेरा ख्याल है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है नर्सिंग। ठीक सर। और सर ये एक जो है ना कुछ अरसा पहले भी और अब भी कभी कभार जो है ना फ़ाल हो जाते हैं हमारे यंग यंग डॉक्टर साहिबान। तो सर कभी इनकी वजह से कितने ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। आप भी सर जब थे प्रिंसिपल तो आप भी इस टाइम से गुजरे होंगे, क्योंकि अब हड़ताल वगैरह करते हैं जी ये जी डॉक्टर? सर। जी। तो इस सर इनके आपके भी कोई आपके स्टूडेंट होंगे, तो सर क्या इनका क्या इसको किस तरीके से सर हर हर जगह के ऊपर सर स्ट्राइक हमारे मुल्क में हर एक चीज़ का जो है हाल जब यही मैं सर है। प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू के लिए गया था ना, तो मुझे उनसे ये सवाल पूछा था मुझसे सही। कि वाईडीए को आप कैसे हैंडल करेंगे? हम्म। तो मैंने कहा वाईडीए को हम ऐसे हैंडल करेंगे जैसे हम अपने बच्चों को हैंडल करते हैं। ठीक। आपके बच्चों में से कोई अथरा बच्चा होता है, कुछ हाँ, ज़रा शरीफ बच्चा टेढ़ा मेढ़ा होता है, होता है कुछ सही। चुप, कोई डरू सा होता है, कुछ कहता है नहीं अब्बू, मतलब ये क्या होता है? तो ये हमारे बच्चे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ अब जिस तरह अपने बच्चों को हैंडल करते हैं वैसे उनको हैंडल करें। सही और सर। बच्चे जब कोई बात जिद करके कर रहे होते हैं, तो पहले ये भी तो अंदाजा लगाएं कि उनकी जिद ठीक है भी कि नहीं है। हो हम्म। सकता है उनकी जिद ठीक हो, तो उनके साथ कम्युनिकेट करें। मैंने तो नहीं देखा कि कभी स्टूडेंट टीचर के साथ बदतमीजी। मेडिकल कॉलेज के अंदर तो बहुत तमीज वाले बच्चे होते हैं, सही। और वो चूंकि हुनर सीख रहे होते हैं तो बदतमीज कभी भी नहीं होते। हम्म। बदतमीज होते हैं तो उनकी कुछ रीजंस होती हैं। ठीक है, कुछ लोग बिगड़े हुए हो सकते हैं, वो हर तबके में होते हाँ हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन जनरली मेरा तजुर्बा तो ये है कि यहाँ में जब कायद आजम मेडिकल कॉलेज ये वाईडीए के जितने बच्चे थे, तो ये मेरे बच्चों की तरह थे। जो बात मैं उनको कह देता था, वो बस लाहौर से उनको आई कि जी हड़ताल करनी है, हड़ताल करनी है, तो मैं उनको साथ जाता था। मैं कहता तुम्हारी हड़ताल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम्म हमने आप हड़ताल करें, उसको आप सरफेस करें, उसका जो फ़ोटो शोटो खींचें, लेकिन प्लीज़ मरीज़ों का कोई नुकसान ना हो। हम्म वो कहते नहीं सर, मरीज़ों का कोई नुकसान नहीं। मैं कहा पीछे से बुला-बुला के मरीज़ देखते रहो, हम्म। और सामने एक बैनर लगा दो, मीडिया वालों को बुलाओ कि हमारी हड़ताल है। और मैं भी आता हूँ उसमें, एज़ अ हाँ जी, प्रिंसिपल मैं भी आता हूँ, और सही। मैं भी आके कहता हूँ कि भई इन बच्चों के मसाइल हल करें, इनके साथ कम्युनिकेट करें, मैं चाहता हूँ इनके मसले हल करें, और ये इन्होंने बच्चों ने मेरे साथ वादा किया है कि ये इंशाल्लाह मरीज़ों की केयर करते रहेंगे। तो आप उनको हौसला दें, उनको उनको दें, तो बच्चे ही होते हैं ना आपने। सही सर। तो आप कम्युनिकेट करें ना उनके। एक ठीक है। आदमी ने एक बंदे ने सड़क ब्लॉक की हुई है, पता करें उसने क्यों सड़क ब्लॉक की है। तो उसके पास जाएँ, जाके पूछें बता क्यों सड़क ब्लॉक की हुई है? सही। और फिर अगर उसकी जायज़ बात है, तो उसको जायज़ बात को हल करें। तो हमारे यहाँ तो सर सड़क ब्लॉक करें तो इस तरह तो नहीं पूछते, वो तो किसी और तो तरीके फिर इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रहे हैं से। ना। सही है हम सर। कब हाँ, ईगो आ जाती है ना हम्म। दरमियान में। हाँ। ठीक सर। अच्छा सर, एक और जो हमारे माशरे का बहुत बड़ा सर आजकल इशू है, और इसके ऊपर रिपोर्ट भी आई है यूएनओ की, आपकी नज़र सर गुजरी होगी, कि सर हमारे यहाँ जो 35 ईयर से अबव की जो है ना लड़कियाँ अनमेरिड हैं, इसके ऊपर हमारी थोड़ी डिस्कशन भी हुई है दो चार जगहों पे। तो ये सर एक हमारे माशरे के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि
इस एज तक और इतनी तादाद में जो है ना लड़कियां गैर शादीशुदा हैं सर? क्या इसके रीज़न सर? जहेज़ रीज़न है, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात हैं, बहुत क्या है? ही मल्टीफैक्टोरियल है ये बात ना, सही। कि हमारी 35 साल की उम्र तक ख़वातीन चली गई हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही। देखिए इसके ना एक बात तो नहीं, इसका एक रीज़न तो नहीं बयान की जा हुँ, सकती। पहली बात तो ये है कि ख़वातीन ज़्यादा हैं, आपको सही। पता है ना? बिल्कुल, हाँ जी। दुनिया में ख़वातीन ख़वातीन जो की हैं, रेशो ज़्यादा है। ज़्यादा है मर्दों की निस्बत। दूसरी बात ये है कि समहाउ मेरा तजुर्बा ये है, एज़ अ टीचर, तो एज़ अ फ़ादर भी और एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर भी, जो मेरे साथ ख़वातीन काम करती हैं। घर में मेरी बेटी है और बहुएँ हैं और बेटे भी हैं, दामाद भी हैं, कि समहाउ लड़कियाँ जो है ना, वो ज़्यादा मेहनती होती हैं, सही। हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा होती हैं। मतलब लड़के इंडिविजुअल बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हुँ। आप क्लास में अगर आप देखें तो अक्सर हाँ, टॉप करने वाली लड़कियाँ होती हैं, कलेक्टिव यही पढ़ने बात है, वाले हाँ। ज़्यादा होती हैं। तो उनका लेवल जो है ना, वो ऐज वाइज़ लड़कों से ज़्यादा हो जाता है। हुँ। इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल हो हाँ जी, सकता है हाँ एक जी, लड़का बहुत ऊपर हो, वो लेकिन अगर आप कलेक्टिवली देखें ना, तो आपको 13 साल की बच्ची, यहाँ 13 साल की बच्ची बैठी हो, तो वो एक संजीदा शख्सियत के तौर पर यहाँ बैठी होगी। वो बहुत एहतियात करेगी कि वो अपने कैसे बैठी है, उसने टाँगें कैसे रखी हैं, अब आपके सामने कैसे बैठी है। हुँ, हुँ। उसकी आँखों के अंदर एक परख होगी, वो पहचान सकेगी। 13 साल का लड़का बैठा होगा, वो ऐसे उल्लू हाँ, सा, उसको कुछ नहीं। मतलब ऐसे ही, मतलब एक सतही सा उसका होगा, अजीब बच्चों वाली वो हरकतें कर रहा होगा, यानी अपनी हाँ वाली कर रहा होगा। जी, ठीक है ना? तो औरत, यानी वो लड़की जो है ना, लड़की होना ही उसकी एक वस्फ़ है, जिसमें उसके अंदर एक मैच्योरिटी ज़्यादा होती है, उसके हुँ, अंदर एक सेंसिबिलिटी ज़्यादा होती है और कुछ ख़ुसूसियात और हैं जो कुर्बानी की बहुत ज़्यादा होती है। हुँ, हुँ। तो इसलिए वो लड़कियाँ जो पढ़ लिख जाती हैं ना, और अब आजकल बहुत सारी लोग, देहाती लोग भी, अब बच्चियाँ तो आके सर हाँ पढ़ती हैं, जी, तो फिर उनको ना मैच्ड, प्रॉपर मैच नहीं मिलता, प्रॉपर वो नहीं मिलते जो उनके साथ कंपैटिबल हो। एक रीज़न सर। एक रीज़न, और ये बहुत बड़ी रीज़न है। ठीक है इसलिए सर। वो बेचारी घर में बैठी, तो ऐवें तो नहीं किसी बंदर के साथ उसको भेज देना, माफ़ करना ये लफ़्ज़ मैंने ऐसे ज़राए सही है सर। मज़ाक की कहा ये बात। ज़ाहिर है उसके साथ एक कंपैटिबल कुछ होना चाहिए। तो ये उसकी एक रीज़न ये है। दूसरा, ये जो माशरती खराबियाँ हैं, ये भी बहुत हैं। मतलब ये है कि ये बात हमें समझ आनी चाहिए, नौजवानों को पता जाना चाहिए कि जहेज़ लेना इस्तेहसाल है। सही है। कुछ लोगों ने तो, जिसमें बड़े मुफ्ती शामिल हैं, मुझे हुँ, नहीं पता कि इसके शरई फतवे की क्या, लेकिन मैंने सुना, जिस चीज़ पर आपका हक नहीं है, आप वो ले रहे हैं ना, हुँ, वो गबन है बिल्कुल। और वो सूद है। हुँ, मेरा मतलब है कि अब आप शादी कर रहे हैं खातून के साथ, और साथ वो कहते हैं कि अपनी बेटी दो, हुँ, इसके अलावा मुझे कार भी दो। ये कार पर आपका क्या हक है? हुँ, अच्छा, कार तो छोड़ें, एक बेड भी देना। हुँ, क्यों? आप कुटिया में रहते हैं, आप जमीन में सोते हैं, आपके हुँ, पास बिस्तर नहीं है जिसके ऊपर आप अपनी बेगम को सुला सकेंगे। हुँ, एक डिनर सेट भी देना। इससे हुँ, पहले आप क्या पत्तों के ऊपर खाना खाते हैं? क्यों डिनर सेट के बगैर आप घर में खाना नहीं खा सके? तो जहेज लेना जो है ना, और ये जहेज, ये मतलब एक लानत है बहुत बड़ी। हुँ, हुँ। अच्छा, मिसालें लोग देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ जी। हज़रत फातिमा के लिए वो किया, उसकी डीप डाउन जाएँ, तो उन्होंने हज़रत अली से पूछा था कि बताओ तुम्हारे पास कुछ है कि तुम्हारी शादी मैं फातिमा से करने लगाऊँ? कि हुँ, तुम बंदोबस्त करो कि तुम कैसे करोगे? ठीक है ना? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम, एक मर्द के अंदर गैरत होनी चाहिए। मर्द अपने वालिदैन को अकड़ के कहे कि किस बात की जहेज आप ले रहे हैं? हुँ, हुँ, किस बात का जहेज लें? कि अच्छा, अगर अब मेरी शादी क्यों कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि एक लड़की को नहीं हम संभाल सकते। सही है। मैं बहुत आजिज़ी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत ही आजिज़ी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, और किसी भी गुरूर की नहीं, सिर्फ़ तहदीस बिन नेमत के तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह जानता है मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि मेरे अपने बेटों की शादियों में मैं बिल्कुल जहेज़ नहीं लूँगा। हुँ, हुँ, तो मेरी 2 बेटों की मैंने बिल्कुल जहेज़ नहीं लिया, सही है। कुछ भी जहेज़ नहीं लिया। तो लोगों ने कहा, अच्छा जब बेटी की करोगे तो फिर क्या करोगे? मैंने कहा बेटी को भी नहीं जहेज़ दूँगा। और अगर कोई शख्स जो है वो उस मेरी बेटी को के साथ शादी करने को तैयार नहीं होगा और ये कहेगा जहेज़ होगा तो करेगा, तो मैं अपनी बेटी को कहूँगा कि बेटा ये तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। तो मैंने अपनी बेटी को भी जहेज़ नहीं दिया। सही, सही, सही। ये अलग बात है कि अल्लाह ने मुझे सहूलत ये दे दी कि मेरी बेटी की शादी एक ऐसी औरत के बेटे के साथ हुई कि वो औरत मुझसे ज़्यादा इस लानत के खिलाफ थी। आपकी स्कूल ऑफ थॉट की थी। असल में वो मेरी छोटी बहन थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सही सर। तो वो उसी माँ-बाप की औलाद हाँ, थी, क्या बात! उसी माँ-बाप की औलाद थी, और वो उसी बर्तन में खाना उसने खाया था जिसमें मैंने खाना खाया। हुँ, हुँ।
और जो हमें बताया गया था कि भाई किसी मर्द के लिए ये गैरत का तकाजा है कि वो लोगों से ये तुम किस बात के मर्द हो, लोगों से भीख मांग रहे हो कि हमें भीख दो, हमें भीख दो। यार लोगों ने अपने घर का खजाना आपको पकड़ा दिया। बेटी क्या चीज हाँ होती क्या है? बात, सही बात। ओहो, बेटी क्या चीज, जिसके घर में बेटी है, बेटी क्या चीज होती है? जिगर का टुकड़ा होता है। किसी ने अपने जिगर को यूं यहां से काट के आपके आपको दे दिया। आप कहते नहीं जिगर दिया ना, साथ साथ हमें 4 डिनर सेट भी दो। इससे ज्यादा घटिया बात कोई हो सकती है? सही बात है। ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि एक तो ये लानत है इस किस्म की। ये अच्छा, फिर लड़कियों की भी बात का तवक्कुआत ऐसी होती हैं कि भी मैं वहां जाऊं, वो अलग हो, वो फलाना ना हो, वो हाँ साथ जी। ना हो, उनके खानदान में ये ना हो। मतलब सबसे आइडियल सिचुएशन ये है कि अब्बा फौत हुए हों, हम्म अम्मी फौत हुई हों, अगर कोई बहन है तो उसकी शादी हुई हुई हम्म, हो, कोई ना ठीक हो। है, या उसकी कोई हो ना, हम्म, ठीक है। और ये तो इस लिहाज से एक ना बहुत ही समाजी किस्म की ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तहजीबी हम तरह की ना एक पागलपने के अंदर मौजूद है। सही सही। और तीसरी एक बात मैं बहुत एहतियात से अर्ज कर रहा हूँ, वो ये है कि अल्लाह ताला ने, ये बात हमें अब समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्द को ये जो इजाज़त दी है कि वो एक से ज़्यादा शादी करे, हम्म, और इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। कत्तन मैं ये नहीं कहता, मतलब मैंने ज़िंदगी में हाँ एक ही जी। शादी की है। मैं कतन कतन मैं ये नहीं कहता कि इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। हम्म लेकिन ये है कि जब गालबन ये एक रीज़न है कि अगर आप शरई तौर पर तमाम हुकूक को अदा कर सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं, फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस नीयत के साथ कि वो जो घर में बैठी हुई हैं उनको एक सहारा चाहिए, तो बड़ी लॉजिकल बात समझ में आती है बिल्कुल। कि शायद इसीलिए एक से ज़्यादा, बशर्ते कि वो शराइत पूरी हों, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। लेकिन इसमें सर थोड़ा सा मैं टेक लेना चाहूँगा एक बात का। कुछ लोग कहते हैं जी कि जो है ना पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, हमने डिमांड नहीं किया ये। इस पे मैं ज़्यादा लंबी सर नहीं, थोड़ा-सा, तो उसको क्या कहेंगे सर, वो भी जायज़ किस्म में आएगा? पता नहीं, अब इंडिविजुअल केस के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आपको एज़ अ प्रिंसिपल बता दिया है कि एज़ अ प्रिंसिपल ये बात कम से कम मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आती। तो सर आपने जवाब देना इसके ऊपर कि आपने लीडरशिप के ऊपर सर बहुत काम किया हुआ है। जी, जी। तो सर लीडरशिप बहुत ही शॉर्ट सर बताइएगा, क्योंकि आप अगेन आपने कहा मुझे एक आध सवाल और भी है इसके साथ ऐड करना है। तो सर लीडर जो होता है हमारे यहाँ, आप समझते हैं कि हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान है? हमारे यहाँ वो लीडर उस लेवल के नहीं बन सके, जी। जिसकी वजह से हम एज़ अ कौम हम बँटे हुए हैं असल में मुख्तलिफ। आप लीडर की एक डेफिनेशन समझ लीजिए। लीडरशिप एक स्किल है, सही। ठीक है ना? उस लीडरशिप की स्किल का इज़हार करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई ओहदा हो, तो फिर आप लीडर हो। हुँ। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। लीडर वो शख्स होता है जिसका एक विजन होता है, वो ये करना चाहता है, और साथ उसमें ये सलाहियत होती है कि वो और लोगों को इस बात पर तैयार करके उस विजन में शामिल कर ले। हुँ, ये शख्स लीडर होता है। सही। आपके ज़हन में ये आया कि हमारी ये गली बिल्कुल गंदी है। हुँ, अभी आपका विजन था कि यार ये गंदी क्यों है? सही। तो आपने साथ वालों से बात की कि यार ये गली बड़ी गंदी है। हुँ, कुछ आप मशवरा दो, कुछ मैं मशवरा दें। किसी तरीके से गली गंदी का कुछ हल करें। हुँ, उसने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि तमाम लोगों को कहते हैं कि यार अपने-अपने घर के बाहर ना एक डस्टबिन इकट्ठा कर लें। सही। ठीक है? अच्छा, अब आपने 2-3 बंदों को और शामिल कर लिया। फिर आपने कहा लेकिन बच्चे उसमें कूड़ा डालते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इतवार वाले दिन हम इस मोहल्ले के तमाम बच्चों का एक क्रिकेट मैच रखते हैं। सही है। और उस क्रिकेट मैच रखने से पहले हम उनको ये कहेंगे कि सबसे पहले सारे लोग ग्राउंड का कूड़ा उठा के डस्टबिनों में डालें, और हुँ। सबसे पहले बड़े डालेंगे। ठीक है? अच्छा, अब आपने कुछ अरसे के बाद जो आपका मकसद था वो आपने पूरा करके लोगों को तैयार कर लिया। हुँ, अब आपके विजन में और लोग भी शामिल हो गए। वो जो दूसरा जो बच्चा था ना, जो गंद डाला था, वो भी कहता है अंकल ने नहीं कहा था कूड़ा नहीं डालना तो नहीं हुँ, डालना। ये लीडरशिप है, ये लीडरशिप की डेफिनेशन। सही है। लीडर वो होता है जिसका एक विजन होता है, और फिर वो अपने विजन में बाकी तमाम लोगों को शामिल कर शामिल लेता है, करें। और वो विजन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो बंदा बीच में से निकल भी जाए तो बाकी लोग इस काबिल होते हैं कि उसको ऑटो और से चलाते चलाना हैं। शुरू करें। इसका नाम लीडरशिप है। सही है। अब इस लीडरशिप को हासिल करना एक स्किल है। इस पर लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की हुई है। हाँ, एक आदमी है जिसका नाम है जॉन मैक्सवेल, हुँ। जिसने इसके लेवल्स ऑफ लीडरशिप्स हाँ जी, हाँ डिफाइन जी, किए पढ़ा है हुए सर हैं। थोड़ा-बहुत। इसके अलावा लीडरशिप को हासिल के रास्ते में रुकावटें क्या-क्या होती हैं, हुँ, किस किस्म की होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो हमारे यहाँ लीडरशिप का बिल्कुल फुकदान है। हमारे अगर आप पॉलिटिकल उसमें देख रहे हैं
तो पॉलिटिकली तो जो पहली चीज हमें चाहिए वो तो विजन चाहिए ना, कि ये पाकिस्तान है, 20 साल बाद पाकिस्तान कहाँ होगा, सही। या 2-6 महीने बाद कहाँ होगा, साल। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी की आप बातें टॉक शो सुन के आपको ये अंदाजा होता हो कि इनको इस बात का कोई इदराक है कि 20 साल बाद क्या होगा। तो लिहाजा ये तो बिल्कुल लीडरशिप वाले रास्ते में ही नहीं है। हाँ, वो लीडर आप सियासी लीडर कह लें तो और कह लें, लेकिन जो लीडरशिप की डेफिनेशन है, एकेडमिक डेफिनेशन, उस पे तो ये नहीं पूरे उतरते। ठीक तो ठीक। इसलिए बस गुजारा ही चल रहा है। तो सही सर। मुख्तसर यही है लीडरशिप। हाँ जी, हाँ जी सर। सर ऐसे मेरा सर लास्ट सवाल आपका सर, कल हमने वीडियो भी देखी, कल परसों एक वीडियो आई पोर्नोग्राफी के ऊपर हमारे मुल्क का सर, बहुत ही 2-3 सवाल सर कनेक्टेड। ये नौजवान नस्ल में, और आपने इसमें एग्जांपल भी दी कि कुछ आपके इर्द गिर्द आपके ये वाकया भी हुआ कि कुछ ओवर एज लोग बड़ी भी उम्र देख के रहे हैं। लोग भी, हाँ जी जी, हाँ जी। जी जी। सर आपने उसका कुछ सद्जवाब भी दिया, लेकिन सर गवर्नमेंट की लेवल तक आपको बुलाया भी गया किसी एक प्रोग्राम में जहाँ पे आपने वो सारी बातें हमने सुनी। तो सर गवर्नमेंट लेवल तक आप क्या ये नहीं समझते कि इसको जो सर आयरन हैंडली इसको ट्रीट किया जाए, या फिर आप उसी चीज़ को कह रहे हैं जी कि अगर किसी में सेल्फ अवेयरनेस पैदा कर दें तो वो खत्म कर दें? देखिए, कानून का सख्त होना बहुत जरूरी होता है, सही इसमें है। कोई शक नहीं। कानून के सख्त होने के साथ 2-3 शर्तें बड़ी जरूरी होती हैं। एक तो यह है कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, सही है। और कोई भी कानून से ना बचे। हम्म यानी अगर कानून के तहत अगर किसी ने सुर्ख बत्ती के ऊपर गाड़ी रोकी है ना, हम्म। तो अब वो कोई भी है, वो मुल्क का वजीर आजम भी है तो उसको जुर्माना हो जाएगा, और अगर आप हैं तो आपको भी हो जाएगा, बिल्कुल। और रक्षा ड्राइवर है तो उसको भी हो जाएगा। सही है। कानून के बारे में, कानून से फायदा उठाने के लिए बुनियादी शर्त ये ठीक है। है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि, और ये बुनियादी शर्त ही हमारे मुल्क में पूरी नहीं होती, क्योंकि कानून बहुत आराम से ट्विस्ट हो जाता है। बोल। इसलिए अगर आप कहते हैं ना कि आयरन हैंडेड किसी को हम लें तो फिर तरीके से हम करें, तो वो लोग अगर ज्यादा असर रसूख वाले उसमें आ गए तो हमें डर है कि वो बच जाएंगे। तो फिर ना सिर्फ ये कि मकसद पूरा नहीं होगा, बल्कि कानून का मजाक बन जाएगा। सही। एक बात। अच्छा, अगर फर्ज करें हम समझे कि नहीं, सबके साथ बराबर का सलूक हो, तो कानून से हम ये रोक लेते हैं, पोर्नोग्राफी रोक लेंगे। तो मुझे आप एक बताएं कि वो जो कसूर में एक वाकया हुआ था जिसमें एक 5-6 साल हाँ की जी बच्ची सर, के साथ किया था, जैनब के साथ। और उस बंदे को जब तहकीक की गई तो वो इसी जुर्म में कुछ अरसा पहले जेल में रह के आया था। सही। और जेल में जो उसके साथ सलूक हुआ होगा, इस तरह के जुर्मों में चमड़ी उधेड़ देते होंगे। बिल्कुल। और जब उसने आया तो आते ही उसने कुछ दिन लगाए, फिर वो जुर्म किया। तो कानून ने क्या किया उसका? एडल्ट कानून बहुत जरूरी है, वो डेटरेंट है, वो जरूर करना चाहिए, लेकिन कानून बंदे के अंदर कानून को बाईपास करने की एबिलिटी क्रिएट करने की भी इम्कानात क्रिएट करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। जो असल, मैं फिर कह रहा हूं कि कानून बहुत सख्त होना चाहिए, लेकिन जो असल बात है ना, वो वही है कि हम 5 साल की उम्र तक बच्चे की तरबियत इस तरीके से करें कि जिसके नजदीक वैल्यू सिस्टम ऐसा डेवलप हो कि उसके सामने नजर आ रही हो एक गलत चीज जिसकी बहुत टेम्पटेशन हो, मगर उसके अंदर सही और गलत का पहचान इस तरीके से हो चुकी हो कि वो उसको करने को तैयार ही ना हो। ठीक 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 ठीक। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वाक़या नहीं सुना आपने, वो वाला, वो सच झूठ वाला? हाँ जी, तो बिल्कुल। माँ ने कहा था सच बोलना। हाँ, हर हाल में सच। तो उसने जब तलाशी ली तो उसने कहा कि बाकी तो सब ठीक है। उसने कहा तुम्हारे पास पैसे हैं? उसने कहा ये अंदर मेरे ना यहाँ कुछ है थोड़े से। ठीक है ना। मतलब वो ये सोच भी नहीं सकते थे, वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके वालिद जो, कि वो जो है अपना झूठ बोलेंगे। तो वो ये एक वैल्यू सिस्टम। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, दोबारा हम घूम के उसी बात पे आते हैं कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सही। अपनी आने वाली नस्ल, और वो उसके लिए ना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप जिम्मेदारी ले लें अपने घर के 4-5 अफराद की, आप अपनी जिम्मेदारी 4-5 अफराद की ले लें, ये अयूब ले ले, मैं ले लूं, अपने 4-5 अफराद की हम जिम्मेदारी ले लें, और इसी तरीके से जितने सुनने वाले हैं सारे उसकी जिम्मेदारियां ले लें। आपको देखेंगे यहां से आपको ऐसे अंधेरा, बिल्कुल घुट अंधेरा हो, अंधेरा बिल्कुल अंधेरा, कुछ नजर नहीं आ रहा, अचानक अब दिया जिस सलाई जला दे, किधर क्या अंधेरा? एक दिया सलाई से इतनी रोशनी हो जाती है कि आप सांप और रस्सी में फर्क महसूस कर सकते हैं। उस दिया सलाई की रोशनी में आपको पता लग जाएगा बाहर जाने का रास्ता कौन सा है, और खिड़की कौन सी, और दरवाजा कौन सा है। तो इसलिए कोई भी आदमी गैर अहम नहीं है, हम सब डॉट हैं, लेकिन हर डॉट से मिलकर लकीरें बनती हैं और तस्वीरें बनती हैं। मैं यही बॉटम लाइन में ये कि कोई बंदा अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करे। नेकी के इस रास्ते के लिए मैं इस बात की गारंटी दूं कि कोई जावेद इकबाल पर उंगली नहीं उठा सकता, और अगर उंगली उठाएगा और वो सही होगा
तो मैं माफ़ी मांगूंगा और मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा। ठीक। आप कहें कि आज से मेरे ऊपर कोई नहीं उंगली उठा सकता, और अगर कोई उठाएगा तो मैं माफ़ी मांगूंगा और अपने आप की इस्लाह करूंगा। ठीक। ये कल से शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में बेहतरी का सफर इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ये मेरा उम्मीद ख्याल करते हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर। है। Thank दोस्तों जी, ये था जी हमारा आज का डॉक्टर साहब के साथ एक नशिस्त। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी और हमें इनकरेज करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम डॉक्टर साहब जैसे और भी गेस्टों को आप तक जो है ना वो पहुंचाएं हमारे मीडियम से।